हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ और इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा ही केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, एनटीए, नेट, एलटी ग्रेड, ये सभी में आपको हेल्पफुल करेगा। आप कहीं भी ड्राइंग के एग्जाम दे रहे हैं, पेंटिंग का दे रहे हैं, किसी भी तरह के एग्जाम आप विजुअल आर्ट, ललित कला से रिलेटेड दे रहे हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। तो पेन और कॉपी ले लीजिए, मैं बोलते जा रही हूँ, आप लिखते जाइए। सबसे पहला क्वेश्चंस है, और घबराइए मत, मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट करूँगी, सो डोंट बी वरी, और हिंदी में भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बस आप कॉपी और कलम लेके बैठिए। सबसे पहला है, नेम द आर्टिस्ट ऑफ द फेमस कंटेम्प्रेरी मॉडर्न इंडियन स्कल्पचर ट्रायम्फ ऑफ लेबर, यानी कि जो कि एक कंटेम्प्रेरी बहुत ही रिनाउंड आर्टिस्ट हैं, उनका काम है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। सभी जानते होंगे, इनका आंसर हो जाएगा डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी का काम है ट्रायम्फ ऑफ लेबर। और डीपी चौधरी कौन है? वो एक इंडियन स्कल्प्टर थे। उनका जन्म कहाँ हुआ है मैं बता दूं, तो इनका जन्म 1899 में हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बंगाल के रंगपुर के ताजहाट नामक जगह में हुई थी। बंगाल के किस जगह में हुई थी? रंगपुर के ताजहाट नामक जगह में हुई। नाउ इट इज इन बांग्लादेश। अभी ताजहाट कहाँ है, रंगपुर कहाँ है? तो अभी ये बांग्लादेश में है। डीपी राय चौधरी किसके शिष्य थे? तो डीपी राय चौधरी अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे। और डीपी राय चौधरी का कहना था कि कला किसी की बपौती नहीं है। कला किसी की बपौती नहीं है, कला सभी के लिए है, कोई भी कला कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द राजस्थानी पेंटिंग्स रिप्रेजेंट द स्टोरीज ऑफ कृष्णा, यानी कि पूछा जा रहा है कि विच काइंड ऑफ स्टोरी डिपिक्ट्स इन द राजस्थानी पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। दैट मीन्स कि राजस्थानी पेंटिंग में कृष्णा की कहानियों को ज़्यादा प्रदर्शित किया गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थानी पेंटिंग में किस चीज़ का ज़्यादा चित्रण हुआ है, किसकी स्टोरी को लेके काम किया? तो कृष्णा की कहानियों को लेके ज़्यादा काम किया गया है। पहाड़ी में सबसे ज़्यादा कृष्णों का चित्रण हुआ है। जैसे कि राजस्थानी पेंटिंग के बहुत सारे सब स्कूल हैं, तो पहाड़ी जो सब स्कूल है उसमें सबसे ज़्यादा कृष्णों का चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है तीसरा, चैत्या इन बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर इज प्रेयर हॉल, यानी कि बुद्धिस्ट केव के आर्किटेक्चर में जो चैत्या होता है वो प्रेयर हॉल होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रार्थना कक्ष। प्रार्थना कक्ष या प्रार्थना गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रार्थना कक्ष कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि चैत्या किसको रिप्रेजेंट करता है, चैत्या किसके लिए है, तो चैत्या प्रेयर हॉल के लिए है। या फिर प्रेयर हॉल किस चीज़ के लिए है, तो प्रेयर हॉल चैत्या के लिए है। और ये कहाँ यूज होता है ये भी याद रखना जरूरी है। चैत्या जो है आपका आर्किटेक्चर में ही यूज होगा, कोई भी टेम्पल वगैरह है उसी में यूज होगा। तो चैत्या इन बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर इज ए प्रेयर हॉल, यानी कि बुद्धिस्ट केव के आर्किटेक्चर में जो चैत्या है वो प्रार्थना कक्ष है। नेक्स्ट है आप लोग का नंबर उसी से रिलेटेड, एक होता है प्रेयर हॉल और एक होता है आपका विहारा केव। तो विहारा केव उसको कहते हैं जहाँ पे लोग निवास करते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, उसे हम कहते हैं विहार केव। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द केव आर्किटेक्चर, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक है प्रेयर हॉल जिसे हम चैत्य घर कहते हैं या फिर चैत्य गृह कहते हैं, और दूसरा है विहारा जहाँ पे लोग रहते हैं, जो निवास का स्थान होता है। ये दोनों ही चीज़ बौद्ध से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ टेम्पल इज कॉल्ड गर्भगृह, यानी कि टेम्पल के कौन से भाग को हम गर्भगृह कहते हैं। तो आप लोग को हम बता दें कि टेम्पल के जहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित होती हैं, वेयर आइडल इज इस्टेब्लिश्ड, जहाँ पे मूर्ति स्थापित होती है, जहाँ पे मूर्ति रखा रहता है, उस स्थान को हम गर्भगृह कहते हैं। तो याद रखिएगा, आइडल जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होते हैं, मूर्ति जहाँ पे इस्टेब्लिश्ड होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। मोस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ हमजानामा वर एग्जीक्यूटेड ड्यूरिंग द अकबर पीरियड, यानी कि हमजानामा जो पेंटिंग है वो किसके दौरान में एग्जीक्यूट किया गया था? तो अकबर के पीरियड में। तो अगर ये भी पूछा जाए कि हमजानामा किसने पेंट करवाया था, तो हमजानामा को अकबर ने पेंट करवाया था। हमजानामा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो किनके टाइम की पेंटिंग है? तो हमजानामा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो अकबर के टाइम पे है। हुमायूं के समय शुरुआत हुआ था। तो हमजानामा शुरुआत कब हुआ था? तो हमजानामा शुरुआत हुआ था हुमायूं के टाइम पे, बट एग्जीक्यूशन जो किया करवाया गया था
वो अकबर के टाइम पे करवाया गया था। तो हमजा नामा से क्वेश्चन आए तो आपका अकबर ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद सिराजी के समय में हमजा नामा स्टार्ट हुआ था। यानी कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट थे अकबर के पीरियड के, जिसका नाम है मीर सैयद अली, यहाँ लिखा देख सकते हैं मीर सैयद अली और अब्दुल समद सिराजी। ये दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट रहे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार रहे हैं। कब के टाइम पे? अकबर के टाइम पे। और मैं आप लोग को बता दूं कि अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को अकबर ने पर्सिया यानी कि ईरान से भारत लाया गया था, सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? मैन्युस्क्रिप्ट को पेंट करने के लिए। तो याद रखिएगा मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद सिराजी के समय हमजा नामा स्टार्ट हुआ था। यानी कि अगर ये भी पूछा जाए कि हमजा नामा किसने पेंट किया था, तो हमजा नामा को मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद सिराजी ने पेंट किए थे। हमजा नामा किसके टाइम पे स्टार्ट हुआ था? तो हमजा नामा आपका स्टार्ट हुआ था हुमायूं के टाइम पे। ठीक है, याद रहेगा। ओके, टोटल नंबर ऑफ पेंटिंग्स आर 2400। जितनी भी पेंटिंग्स की संख्या है वो टोटल 2400 थी, जिसमें से अभी 150 पेंटिंग्स आर अवेलेबल इन इंडिया, ओनली हैव 6। दैट मीन्स कि 150 पेंटिंग्स अभी अवेलेबल है 2400 में से, और इसमें से मात्र 6 पेंटिंग जो है भारत में है। बाकी 150 पेंटिंग्स आपका विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम जो कि लंदन में है वहाँ पे है। ब्रिटिश म्यूजियम कह सकते हैं जो कि लंदन में है, वहाँ पे संग्रहित है। 2400 पेंट किए थे, जिसमें से मात्र 150 पेंटिंग अभी अवेलेबल है। जो कहाँ है 150 पेंटिंग? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन, या फिर ब्रिटिश म्यूजियम आप लंदन भी कह सकते हैं। और 6 पेंटिंग इंडिया में है। 6 पेंटिंग कहाँ है? इंडिया में है। इन विच मीडियम रामकिंकर बैज मेड स्कल्पचर्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंक्रीट। कंक्रीट में जो कि है रामकिंकर बैज ने अपने मूर्ति को बनाया, जैसे कि संथाल फैमिली हो गया, थ्रेसर्स हो गए, सुजाता हो गया, ये सारे ही जो नाम ली हूँ मैं, ये रामकिंकर बैज के काम है, और सारे ही ये कंक्रीट और सीमेंट में है। तो याद रखिएगा कंक्रीट एंड सीमेंट में रामकिंकर बैज ने काम किए हैं। मात्र इनकी एक काम है जिन्होंने ये कांस्य में किए हैं, जो रिजर्व बैंक में है, जिसका नाम है यक्षा एंड यक्षी। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा जाता है कि यक्षा यक्षी कहाँ रिजर्व है। तो यक्षा यक्षी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रिजर्व है, न्यू दिल्ली में। और मात्र यही एक ऐसा इनका काम है, एक दो काम जो स्टार्टिंग का था जो इन्होंने कांस्य में यानी कि ब्रॉन्ज में किए हैं। बाकी सारे ही इनके लेटर काम जो हैं कंक्रीट और सीमेंट में है। और बता दूं कि जो रामकिंकर बैज थे उनका जन्म 1906 में हुआ था। 1906 में हुआ था, और ये बंगाल के बांकुड़ा के संथाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? बंगाल के बांकुड़ा में के संथाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जो मैं भी आप लोग को बता ही रही थी। सुजाता फैमिली, संथाल फैमिली, सुजाता, थ्रेसर, ये सारे काम आप शांति निकेतन में अवेलेबल है। और ये जो स्कल्पचर करते थे, इन्होंने आउटडोर में स्कल्पचर्स किए थे। इनका मकसद ही यही था कि कैसे स्कल्पचर्स को, पेंटिंग को या अदर फॉर्म को हम आउटडोर यानी कि म्यूजियम से बाहर ले जा सकते हैं। इसी सोच को लेकर शांति निकेतन में संथाल फैमिली, थ्रेसर, सुजाता, बुद्धा, लैंप स्टैंड, ये सारे ही आपको आउटडोर में मिलेंगे, यानी कि पूरे ही ओपन एरिया में है, राह चलते आपको दिखते हैं, कोई भी गैलरी में नहीं है। और जैसा कि मैं अभी आपको बता रही थी यक्षा यक्षी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे है यक्षा यक्षी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली में जो कि है वहाँ पे ये काम है। 1970 में इनको रामकिंकर बैज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। कब? 1917 में पद्म विभूषण मिला है किनको? रामकिंकर बैज को। याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एपिसोड ऑफ बुद्धा's लाइफ बोधि ट्री विथ रेलिंग अराउंड इमेज इन सांची स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट बुद्धा अचीव्ड बोधिसत्व। यानी कि ऐसा पूछा जा रहा है कि बुद्धा के कौन से
एपिसोड में बुद्धा के जीवन का कौन से एपिसोड में बोधि ट्री को दिखाया गया है, जिसमें कि बोधि ट्री एक रेलिंग पे है और इसमें इमेजेस एंड सांची स्कल्पचर्स रिप्रेजेंट्स बुद्धा अचीव्ड बोधिसत्व, यानी कि बुद्धा जो है बोधिसत्व प्राप्त कर रहे हैं। यह स्कल्पचर्स सांची के इमेज में है। कौन से एपिसोड में है, तो विच एपिसोड में पूछा गया है, तो आप लोग को यहाँ पे आंसर हो जाएगा बोधि ट्री विथ ए रेलिंग अराउंड। ठीक है। नेक्स्ट है 29 वर्ष में गृह त्याग किया। तो बुद्ध जो हैं, गौतम बुद्धा थे, उन्होंने कब गृह त्याग किया था? 29 ईयर्स जब ओल्ड थे तब उन्होंने गृह का त्याग किए थे। आफ्टर 6 ईयर ही अचीव्ड दी नॉलेज। 6 साल के बाद इन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज यानी कि जो हम बोलते हैं एनलाइटनमेंट वगैरह प्राप्त हुआ था। तो ये क्वेश्चंस आप लोग के लिए आशा करती हूँ कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा होगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेरीज हो आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। अगर कमेंट वैलिड है तो उल्टे पुल्टे कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं पहले ही बता दूँ। और रिक्वेस्ट उन लोगों से है जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे नम्र निवेदन है कि प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशंस आपको आपके फ़ोन पे सबसे पहले प्राप्त हो। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे कृष्णा रेड्डी के बारे में। कृष्णा रेड्डी आप लोग को मालूम होगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं प्रिंट मेकिंग के लिए। इन्होंने विस्कोसिटी की सबसे पहले शुरुआत की इंडिया में, और इनके टीचर जो रहे थे वो स्टेनली विलियम हैटर रहे थे। तो नेक्स्ट जब मैं टॉपिक की बात करूँगी तो मैं कृष्णा रेड्डी का जन्म कहाँ हुआ है, इनके कौन से इम्पॉर्टेंट काम है, क्या क्या इनको ख्याति प्राप्त हुई है, इनका वर्क कौन कौन सा है, ये सारे चीज़ के बारे में बात करूँगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।